Hello, how are you? I hope you guys are doing great. I Prabhav Sharma welcomes you all to the Civil Point Institute इंदौर। तो हम बात कर रहे थे फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में और काफ़ी सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी। हमने पहली यूनिट शुरू की थी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड और प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी। इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि फ्लूइड मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हमने देखा था फ्लूइड का मतलब क्या होता है, फिर हमने देखा था मैकेनिक्स का क्या मतलब होता है। फ्लूइड में हमने देखी थी कि एनीथिंग व्हिच हैज़ टेंडेंसी टू फ्लो इज नोन एज फ्लूइड। और फ्लो का मतलब क्या होता है, जब आपके पोजीशन में चेंज आए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम फ्लो बोल रहे थे। और हमने देखा था कि जो ये हमारा पैरामीटर होता है फ्लूइड का, उसमें लिक्विड और गैस ही खरे उतरते हैं, सॉलिड जो है वो खरा नहीं उतरता है। इसलिए फ्लूइड कौन-कौन से हो जाते हैं, लिक्विड और गैस हो जाते हैं। समरी की हम बात करें तो फ्लूइड एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें मास होता है, उसका कोई स्पेसिफिक शेप, साइज़ नहीं होता है। जैसा भी आप उसको ढालना चाहते हैं वो ढल जाता है और अपने खुद के वेट के हिसाब से वो बहता है। मैकेनिक्स की बात करें हम तो मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस होती है जिसमें हम स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन बॉडी के बारे में बात करते हैं। सॉलिड में हमारी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और सोम होती है, जिसमें कि रिजिड बॉडीज के लिए हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करते हैं और अगर हम बॉडीज को डिफॉर्मेबल सोच के चलते हैं यानी डिफॉर्मेबल मान के चलते हैं तो हम सोम की बात करते हैं। अगर हम फ्लूइड में फोर्सेस को कैलकुलेट करते हैं या स्टडी ऑफ फोर्सेस करते हैं देयर इफेक्ट फ्लूइड के केस में, उसको हम फ्लूइड मैकेनिक्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एक गलत हो गया था। स्टैटिक्स तो हमारा सिंपल है, स्टडी ऑफ फोर्सेस एट रेस्ट। अगर हम स्टडी करें फोर्सेस की एट रेस्ट कंडीशन में तो उसको हम स्टैटिक बोलते हैं। काइनेटिक और डायनामिक, यहाँ मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिसके थ्रू आप इसको याद रख सकते हैं। मैंने शायद उल्टा कर दिया था इसको, है ना? तो काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है कि जब आप फोर्सेस को कंसीडर नहीं करें, है ना? पहले के समय में एक गाड़ी आती थी काइनेटिक। तो काइनेटिक का मतलब क्या है? सिर्फ और सिर्फ मोशन, है ना? गाड़ी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि जो काइनेटिक गाड़ी थी, उसमें हम क्या करते थे? चलते थे। तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है, ठीक है? पर फोर्सेस को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो जब हम स्टडी ऑफ मोशन बस करते हैं फ्लूइड की और जिस फोर्स ने उस मोशन को कॉज किया उसको स्टडी नहीं करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं काइनेटिक्स। और अगर जिस फोर्स ने उस मोशन को कॉज किया है उसको भी अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डायनेमिक्स। तो आप इस काइनेटिक से याद रख सकते हैं कि काइनेटिक में फोर्सेस को कंसीडर नहीं किया जाता है और डायनेमिक्स में फोर्सेस को कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन हमने देखा था कि फ्लूइड को हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो हमारे पास दो अप्रोच होती है, एक हम मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके फ्लूइड को एनालाइज कर सकते हैं और एक फ्लूइड को एज अ होल मानकर। तो फ्लूइड एज अ होल को ही हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड कंटिन्यूअम बोलते हैं और उसके लिए हमारी जो अप्रोच होती है वो होती है मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। ये मैक्रोस्कोपिक अप्रोच बहुत काम की होती है क्योंकि फ्लूइड में हम मैक्सिमम टाइम इसी अप्रोच को फॉलो करते हैं, क्योंकि फ्लूइड एज अ होल ही मान के चल के हम उसमें जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है हमारी, लाइक हमारा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन सबको परफॉर्म कर सकते हैं। तो फ्लूइड एज अ होल ही हम मानकर चलेंगे। अब दूसरी बात आती है कि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या होती है। तो अगर हम एक एक मॉलिक्यूल को एनालाइज करने की कोशिश करें तो उसको हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच बोलते हैं। तो हमें कब पता चलेगा कि फ्लूइड को हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच से फॉलो करें या माइक्रोस्कोपिक अप्रोच से फॉलो करें? तो उसके लिए हमें पहले ये पता चलना पड़ेगा कि फ्लूइड जो है वो एज अ कंटिन्यूअस है, यानी उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई डिफरेंस है या नहीं है, या अगर मॉलिक्यूल के बीच में डिफरेंस है तो फिर हमको फॉलो करनी पड़ती है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। तो वो हमको पता चलता है विद द हेल्प ऑफ नुटसेंस नंबर। और जो नुटसेंस नंबर होता है वो रेशियो होता है आपका मीन फ्री पाथ अपॉन कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का। मीन फ्री पाथ आपका क्या होता है कि जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, यानी दो कॉन्जिक्यूटिव कलीशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल से टकराया और ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल से टकराया, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम मीन फ्री पाथ बोलते हैं। उसको अगर मैं टोटल जो मेरी लेंथ है जिसके लिए मैं एनालाइज कर रहा हूँ फ्लूइड को, उससे डिवाइड कर देता हूँ, तो मुझे ये नुटसेंस नंबर मिल जाता है। अगर इस नुटसन नंबर की वैल्यू 0.1 से कम है, 0.01 से कम है, तो उसको मैं क्या बोलता हूं कि वो उसके दो मॉलिक्यूल्स के बीच के में जो वॉइड्स हैं वो नेग्लिजिबल है, यानी फ्लूइड क्या है? एज अ होल है। और अगर नुटसन नंबर की वैल्यू 0.01 से कम होती है तो फ्लूइड को मैं क्या बोलता हूं? नो स्लिप कंडीशन। लेकिन अगर यही नुटसन नंबर की वैल्यू अगर 0.1 से लेकर 0.01 से लेकर 10 के बीच में है तो उसको मैं बोलता हूं स्लिप फ्लो। ठीक है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। और अगर मेरे नुटसन नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है तो वो होता है मेरा फ्री मॉलिक्यूलर फ्लो। इस कंडीशन में, इस केस में हम कौन सी अप्रोच फॉलो करेंगे? माइक्रोस्कोपिक अप्रोच फॉलो करेंगे। इस केस में हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को फॉलो करेंगे। जो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच है उसको हम इस केस में फॉलो नहीं कर सकते। तो ये मैंने आपको एक एनालिसिस भी करके दिखाया था। नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे किसके बारे में? फोर्सेस ऑन फ्लूइड के बारे में। तो बेसिकली फोर्सेस हमारे फ्लूइड के ऊपर दो तरीके की फोर्सेस लगती है, एक हमारी सरफेस फोर्स लगती है और एक हमारी बॉडी फोर्स लगती है। अगर हम सरफेस फोर्स की बात करें तो पूरे के पूरे सरफेस पे जब फोर्स करती है, जब हम कैपिलरिटी और कोहेजन और एडहेशन के बारे में बात करेंगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा। जो एडहेशन होता है वो एक तरीके का सरफेस फोर्स होता है ना, जो कि सिर्फ सरफेस पे एक्ट कर रही होती है। और जो कोहेजन होता है वो बॉडी फोर्स होता है, क्योंकि वो पूरी की पूरी बॉडी पे एक्ट कर रही होती है। तो कोई भी फोर्स जो सिर्फ सरफेस पे एक्ट करती है तो दैट इज योर सरफेस फोर्स, और पूरी की पूरी बॉडी पे अगर एक्ट करती है तो दैट इज योर बॉडी फोर्स। इसके बाद हमने देखा था वेट और मास के बीच में डिफरेंस क्या होता है।
तो वेट क्या होता है आपका, एक तरीके की फोर्स होती है जिसमें हम मास में जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ग्रेविटी का तो हमको वेट मिल जाता है। और जो वेट होता है वो हर जगह क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता है। पर जो मास होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, एक तरीके की क्वांटिटी होती है जो हर जगह कांस्टेंट होती है। मास की यूनिट जो होती है वो किलोग्राम होती है, और जो हमारा वेट है उसकी यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है। तो हमने ये भी देखा था कि वेट को हम क्या बोलते थे, फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटी। ठीक है, चलिए इसके बाद हमने प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के बारे में बात करने के पहले हमने ये देखा था कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है फ्लूइड की। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि इंडिपेंडेंट होती है मास के, यानी कि जो मास ऑफ द फ्लूइड पे डिपेंड नहीं करती। दैट मींस क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड नहीं करती। अगर फ्लूइड की क्वांटिटी कम हो या ज्यादा हो, ये प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, जैसे कि आपका टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया और आपकी डेंसिटी हो गई। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जो फ्लूइड की क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं, दैट इज योर मास, वॉल्यूम एंड मोमेंटम। जितना ज्यादा क्वांटिटी होगा उतना ज्यादा मास होगा, जितना ज्यादा क्वांटिटी होगा उस हिसाब से वॉल्यूम भी होगा आपका, है ना। वॉल्यूम भी ज्यादा होगा अगर क्वांटिटी ज्यादा होगी तो, और मोमेंटम भी ज्यादा होगा अगर क्वांटिटी ज्यादा होगी तो। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लूइड। अब इसमें सबसे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, कंपैक्टनेस। यानी डेंसिटी का मतलब होता है कि पर्टिकुलर अवेलेबल स्पेस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने पास पास हैं, कितने कंपैक्टेड हैं। तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज योर डेंसिटी। अब डेंसिटी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जो कि मास डेंसिटी बोलते हैं हम इसको। और डेंसिटी क्या होता है आपका, मास अपॉन वॉल्यूम। यानी पर्टिकुलर वॉल्यूम में, पर्टिकुलर स्पेस में कितना क्वांटिटी ऑफ मटेरियल प्रेजेंट है। जितना पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ मटेरियल प्रेजेंट होगा उतनी ज्यादा डेंसिटी होगी, और जो हमारा पर्टिकुलर मैटर है उतना ज्यादा क्या होगा, कंपैक्ट होगा। तो मैंने नमक का ढिल्ला आपको बताया था, वो ज्यादा क्या होता है, बहुत ज्यादा कंपैक्ट होता है। पानी जो होता है उतना ज्यादा कंपैक्ट नहीं होता है। इसको हम डिनोट करते हैं किससे, रो से। इसको हम डिनोट करते हैं रो से। ठीक है, और रो क्या होता है आपका, मास अपॉन वॉल्यूम, जिसको हम बोल सकते हैं केजी पर मीटर क्यूब, और सीजीएस में हम बोलते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सिंपल है। इसके अलावा डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है वो हमेशा कितनी होती है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे हम इसलिए लेते हैं क्योंकि डेंसिटी जो होती है वाटर की वो 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है। अगर हम टेम्परेचर को कम करें, यानी कि 3 डिग्री, 2 डिग्री या 1 डिग्री करेंगे तो भी डेंसिटी कम हो जाएगी, और अगर 5, 6, 7 डिग्री कर देंगे तो भी डेंसिटी कम हो जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसकी वजह से होता है। एट 4 डिग्री सेल्सियस जो हमारी स्पेसिफिक वॉल्यूम होती है वो मिनिमम होती है, दैट्स वाई हमारी जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट हमने बात की थी डेंसिटी ऑफ एयर की, जो कि 1.24 केजी पर मीटर क्यूब के बराबर होती है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जो कि हम कितना लेते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस। कितना ले लेते हैं हम उसको, 20 डिग्री सेल्सियस। अगर डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच की रिलेशनशिप की मैं बात करूं तो टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी कम होती है, और टेम्परेचर कम करने से डेंसिटी इंक्रीज होती है, जैसा कि आप आइस का एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। डेंसिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं, किसी चीज को आप दबाने की कोशिश करेंगे, अल्टीमेटली उसकी डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, m1l-3 t नॉट। फिर हमने बात की थी वेट डेंसिटी के बारे में, जो कि आपका स्पेसिफिक वेट भी होता है। तो रेशियो ऑफ वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट डेंसिटी इक्वल्स टू वेट अपॉन वॉल्यूम। और आपकी जो वेट डेंसिटी है उसको हम डिनोट करते हैं गामा से, और इसको हम लिख सकते हैं मास इंटू ग्रेविटी अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम आपका डेंसिटी हो जाता है, तो इसको हम डेंसिटी इंटू ग्रेविटी से भी डिनोट कर सकते हैं। डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो m1l-2 t-2 होता है, और ऐसा यूनिट जो होती है वो न्यूटन पर मीटर क्यूब के बराबर होती है। अगर वाटर की हम बात करें तो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब के बराबर होगा, और अगर आप एयर का निकालना चाहें तो आप 1.24 इंटू 9.81 कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी वो किस में आ जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगी। उसको 10⁻³ से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में भी मिल जाएगा। ठीक है, और भी कुछ स्पेसिफिक यूनिट है, मुझे लगता है उसकी यूनिट्स आपको पता होंगी, है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जो आपकी पावर होती है उसकी यूनिट क्या होती है, फोर्स होती है उसकी क्या यूनिट होती है, प्रेशर की यूनिट क्या होती है ना। तो वो सारी चीजें मुझे लगता है आपको पता होगी। बाकी डेंसिटी फोर्स की वैसे मैंने बता दी न्यूटन होती है, प्रेशर की आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, वर्क डन की आपकी न्यूटन पर मीटर होती है, और न्यूटन मीटर होती है, और पावर की आपकी जूल पर सेकंड होती है। तो ये सारी चीजें अभी आएंगी, जब आएंगी तो फिर से हम इसको देख लेंगे। ठीक है, थर्ड अगर मैं बात करूं, जो थर्ड हमारी प्रॉपर्टी होती है वो होती है आपकी स्पेसिफिक वॉल्यूम। थर्ड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो वो होती है आपकी स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, अब स्पेसिफिक वॉल्यूम कुछ नहीं होता है, आपका डेंसिटी का इनवर्स होता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड ऑक्यूपाइड बाय यूनिट मास। क्या बोलते हैं हम इसको, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड ऑक्यूपाइड बाय यूनिट मास। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड ऑक्यूपाइड बाय यूनिट
मास, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड ऑक्यूपाइड बाय यूनिट मास को ही हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम पर यूनिट मास, और क्या बोल सकते हैं, सो इट इज नोन एज वॉल्यूम पर यूनिट मास, ठीक है। वॉल्यूम पर यूनिट मास, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय मास ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय मास ऑफ फ्लूइड, ठीक है। अब इसके अलावा इसको अगर आप डिनोट करेंगे तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम को आप 1 अपॉन डेंसिटी भी बोल सकते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम को आप 1 अपॉन डेंसिटी भी बोल सकते हैं, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन रो, 1 अपॉन रो, ठीक है। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी जो ऐसा यूनिट है वो हो जाएगी आपकी मीटर क्यूब पर केजी, मीटर क्यूब पर केजी, ठीक है, मीटर क्यूब पर केजी। और अगर आप सीजीएस में देखेंगे तो क्या हो जाएगी, सीसी पर ग्राम, सीसी पर ग्राम, ठीक है। और बेसिकली जो हम यूज करते हैं इसको, जो हम यूज करते हैं वो किसके केस में यूज करते हैं, गैसेस के केस में इसको यूज करते हैं, इट इज यूज्ड इन द केसेस ऑफ गैस, ठीक है, कॉमनली यूज्ड फॉर गैस। इसके अलावा स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होती है आपकी वो इनवर्स ऑफ डेंसिटी होती है, तो अगर आप 1 अपॉन 1.24 करेंगे तो कितना आएगा, 0.78, तो यही आपकी क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाएगी, 0.78 मीटर क्यूब पर केजी, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल्स टू 0.78 मीटर क्यूब पर केजी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं इसकी ऐसा सॉरी डायमेंशन फॉर्मूले की बात करूं, या इसकी डायमेंशन क्वांटिटी की बात करूं, तो क्या हो जाएगी इसकी डायमेंशनल क्वांटिटी, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी आपका, पहले क्या आएगा, m क्या होगा यहाँ पे -1, और आपका l क्या हो जाएगा 3, और t क्या हो जाएगा 0, ये इसकी क्या हो जाएगी डायमेंशनल यूनिट, m-1 l क्यूब और t 0, ये इसकी डायमेंशनल यूनिट हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, फोर्थ अगर मैं बात करूं तो क्या आपका बात करूंगा स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में अगर मैं बात करूं, बेसिकली क्या होता है, एक तरीके का ये रेशियो होता है दो फ्लूइड्स का, जिसमें से एक फ्लूइड आपका स्टैंडर्ड होता है और दूसरा आपका नॉर्मल फ्लूइड होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड फ्लूइड में हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं। तो जो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्या हो गया, कंपैरिजन ऑफ टू फ्लूइड्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो गया आपका, कंपैरिजन ऑफ टू फ्लूइड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, स्पेसिफिक ग्रेविटी।
स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है आपका? कंपैरिजन ऑफ टू फ्लूइड डेंसिटीज। कंपैरिजन ऑफ टू फ्लूइड डेंसिटीज। दो फ्लूइड डेंसिटीज का कंपैरिजन को ही हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, कई जगह ये छोटे एस से दिखाया जाता है, कई जगह एस जी से दिखाया जाता है। इसको और अगर मैं डिफाइन करूं तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ वेट डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड टू द वेट डेंसिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड फ्लूइड। रेशियो ऑफ वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द वेट डेंसिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है, टू द वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो ये आप इसको क्या बोल सकते हैं? देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी को आप कैसे दिखाएंगे? स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम दिखाएंगे रेशियो से डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है, तो इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो क्या हो गया? ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। क्या मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूं? वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। वेट डेंसिटी को हम किससे लिख रहे थे? गामा लिख रहे थे, तो गामा लिख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि जो वेट डेंसिटी है उसका भी रेशियो हम इसको बोल सकते हैं और डेंसिटी का रेशियो भी बोल सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी में जब आप ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर आप ऊपर नीचे यहाँ पे ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वेट डेंसिटी बन जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में आपको वेट डेंसिटी दी हुई है तो भी आप स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हो, और अगर आपको डेंसिटी दी है तो भी आप स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हो। अब इसमें दो केसेस बनते हैं, एक तो आपका गैस का केस बनता है और एक आपका लिक्विड का केस बनता है। तो लिक्विड और गैस में स्टैंडर्ड फ्लूइड चेंज हो जाता है ना? लिक्विड के केस में स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर होता है और गैस के केस में स्टैंडर्ड फ्लूइड हमारा क्या होगा? एयर होगा। ठीक है, तो फॉर लिक्विड पहले बात करते हैं फॉर लिक्विड की, फिर बात करेंगे फॉर गैस। फॉर लिक्विड स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, अब डेंसिटी ऑफ वाटर पर कितने डिग्री सेल्सियस में? एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। ठीक है, यानी कि लगभग 4 डिग्री सेल्सियस पे। और अगर मैं बात करूं गैस की, तो जो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा वो क्या हो जाएगा आपका? डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ एयर। ठीक है, यहाँ पे फ्लूइड नहीं आएगा, यहाँ पे लिक्विड आएगा। बाय डेंसिटी ऑफ एयर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, है ना? थोड़ा सा कई बार हम इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, पर ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि क्वेश्चन भी हम एक करेंगे इसका
पर बेसिकली यहाँ पे जो हमको याद रखना है वो याद रखना है कि अगर हमसे बात कर रहे हैं लिक्विड में तो हम वाटर लेंगे और गैस की बात कर रहे हैं तो हम एयर लेंगे। ये एक तरीके की क्या होती है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी, है ना, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों सेम क्वांटिटीज हैं तो वो कट जाएगा। तो इट इज डायमेंशनलेस यूनिट, इट इज डायमेंशनलेस, इट इज डायमेंशनलेस। ठीक है, क्या है, एक तरीके से डायमेंशनलेस है। इट इज डायमेंशनलेस। अगर डायमेंशनलेस तो है ही है, इसका अगर मैं फॉर्मूला निकलूं तो फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं इसका मैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल्स टू रो लिख सकता हूं इसको मैं, ठीक है, जी लिख सकता हूं, है ना, रो जी लिख सकता हूं, या मैं क्या लिख सकता हूं इसको, रो जी लिख सकता हूं, है ना। क्या होता है आपका डेंसिटी, क्या होता है, चलिए रो जी भी नहीं लिखते हम इसको, आपका जो वेट डेंसिटी होता है क्या होता है वो, डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, है ना। तो ये इसको मैं रो जी लिख देता हूं, रो इंटू जी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय रो इंटू जी ऑफ वाटर, ठीक है, रो इंटू जी ऑफ वाटर। अब मुझे पता है कि रो इंटू जी ऑफ वाटर क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल्स टू रो इंटू जी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय रो इंटू जी ऑफ वाटर, कितना हो जाएगा आपका 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो यहां से अगर मुझे कभी भी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड निकालना हो, ठीक है, यार मेरे को डेंसिटी, रोजी क्या है, रोजी आपका डेंसिटी है, तो यहाँ पे मैं इसको डेंसिटी भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं इसको डेंसिटी ऑफ फ्लूइड भी लिख सकता हूँ, नो डेंसिटी नहीं, वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड लिख सकता हूँ, वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो इधर से मुझे एक फॉर्मूला और मिल गया, किसका, वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड का, है ना, वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड का मुझे यहाँ से एक फॉर्मूला मिल गया, वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड का मुझे यहाँ से फॉर्मूला मिल गया। वो क्या मिल गया मुझे, वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड का फॉर्मूला स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। बेसिकली किस केस की बात कर रहा हूं मैं, लिक्विड की बात कर रहा हूं, है ना। यहाँ पे मैं किस केस की बात कर रहा हूँ, लिक्विड की बात कर रहा हूँ। अगर एयर होगा तो यहाँ पे 9.81 नहीं आएगा, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ, यहाँ पे आप फ्लूइड मत लिखिए, है ना, फ्लूइड लिखेंगे तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, यहाँ पे आप लिखिए लिक्विड, और यहाँ पे भी हम फ्लूइड नहीं लिख सकते क्योंकि फ्लूइड में गैस भी कंसीडर हो जाएगी, तो यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, लिक्विड लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं गैस की बात करूंगा तो यहाँ पे 9.81 नहीं आएगा, क्या आएगा वहां पे 1.24 इंटू 9.81, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये साइड डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। अगर मुझे डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बताना हो तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हो जाएगी आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1000, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगी आपकी, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मुले हैं, ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हैं जो हमको याद रखना है अगर कभी भी आपको वेट डेंसिटी निकालनी हो या अगर आपको डेंसिटी निकालना हो। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं जिससे यहाँ से जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाए। अगर आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी जो है वो 13.6 है, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ मरकरी, ठीक है, आप मुझे सॉल्व करके बताइए डेंसिटी ऑफ मरकरी क्या होगा। एक चीज मैं तब तक आपको और बताता हूं, इसको आप सॉल्व करिएगा। एक चीज मैं और बताऊं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको क्या बता रही है कि जो फ्लूइड है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो जो फ्लूइड है जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी जो डेंसिटी है वो रिस्पेक्ट टू वाटर कितनी है। जैसे मरकरी आपने देखा होगा काफी गाढ़ा होता है, तो मरकरी की जो डेंसिटी है वो फ्लूइड के रिस्पेक्ट में 13.6 टाइम्स ज्यादा है, यानी
13.6 टाइम्स वो ज्यादा गाढ़ा है, ज्यादा डेंस है, ज्यादा कॉम्पैक्ट है, किसके रिस्पेक्ट टू वाटर के। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो डेंसिटी ऑफ मरकरी होती है वो 13.6 ज्यादा होती है किससे, आपकी डेंसिटी ऑफ वाटर के। ठीक है, तो ये आपने कर लिया होगा सॉल्व। क्या हो जाएगा यहाँ पे सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका? डेंसिटी ऑफ, आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है कितनी, 13.6। डेंसिटी जो होती है वाटर की वो क्या होती है? डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1000। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ, सॉरी, डेंसिटी ऑफ मरकरी क्या हो जाएगी? थर्टीन पॉइंट सिक्स इंटू 1000 kg पर मीटर क्यूब, जो कि आपको निकल कर आएगी क्या? 13600 kg पर मीटर क्यूब। 130, सॉरी 13600 kg पर मीटर क्यूब। और यहीं पे अगर मुझे निकालना होता क्या, वेट डेंसिटी, यहीं पे अगर आपको वेट डेंसिटी निकालना होता तो यहाँ पे जहां पे हमने 1000 kg मल्टीप्लाई किया वहां पे हम 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो क्या हो जाता वो, अगर आप 13.6 को मल्टीप्लाई करते किससे, 9.81 से, तो वो कितना होता, 133.416 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आप वेट डेंसिटी से भी इसको कर सकते थे। तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ ये हम जो प्रॉपर्टीज हैं ये हो गई। अब इसके बाद हम बात करेंगे सरफेस टेंशन के बारे में। ठीक है, क्योंकि बेसिकली जब हमको सरफेस टेंशन समझ में आएगा तो उसके बाद हम आगे की चीजें कर पाएंगे, जैसे आपका कैपिलरिटी है या उसके आगे विस्कोसिटी वगैरह है। तो पहले हमको सरफेस टेंशन समझना काफी इंपॉर्टेंट होता है, उसको बिना समझे हम विस्कोसिटी, कैपिलरिटी, ये सारी चीजें नहीं समझ पाएंगे। तो पहले हम यही फ्लूइड प्रॉपर्टीज का एक पार्ट है, तो हम पहले सरफेस टेंशन के बारे में समझते हैं। प्रेशर कैसा होता है आपके फ्लूइड में, कैसे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो सारी चीजें देखेंगे। और फिर हम बात करेंगे आपकी अलग अलग केसेस में किस तरीके से हम सरफेस टेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, बेसिकली हमने टोटल अभी 4 प्रॉपर्टीज देखी हैं। और भी प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे, विस्कोसिटी के बारे में बात करेंगे, सरफेस टेंशन के बारे में बात करेंगे, है ना। तो बहुत सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना वो है सरफेस टेंशन, कि सरफेस टेंशन होता क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो अब हम कवर करेंगे वो होगा सरफेस टेंशन। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन एक तरीके क्या है, सरफेस फिनोमेना है, यानी कि सरफेस पे जो टेंशन होती है, नाम से ही समझ में आ रहा है, उसी को हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। ठीक है, क्या है, एक तरीके का सरफेस फिनोमेना है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। ये मान लीजिए एक जार है या एक वेसल है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है। इसके अंदर क्या है, आपका फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक, अब इसके अंदर फ्लूइड तो भरा हुआ है, पर इसके अंदर कुछ क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो मान लीजिए एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है, और मतलब होंगे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, पर हम कुछ मॉलिक्यूल्स ही देख रहे हैं अभी। ठीक है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है। तो ये मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वाटर के अंदर क्या होता है, कोहेजन होता है, तो ये मॉलिक्यूल्स के ऊपर चारों तरफ से क्या लग रही होंगी, फोर्सेस लग रही होंगी। तो कुछ फोर्सेस आपकी ऐसे लग रही होंगी, दूसरा कलर हम देखते हैं, इससे ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। रेड कलर से ही देख लेते हैं। तो ये मॉलिक्यूल है, इसके चारों तरफ कुछ फोर्सेस लगेगी, क्योंकि इसके आजू बाजू वाले जो मॉलिक्यूल हैं इसको खींचने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, कोहेजन होता है। कोहेजन और अच्छे से हम देखेंगे आगे, पर कोहेजन का मतलब क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में
जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक एक दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कोहेजन बोलते हैं। ठीक है? तो हर डायरेक्शन पे जितना इस डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स को खींच रहा होगा, उस दूसरा मॉलिक्यूल उनको दूसरे डायरेक्शन में खींच रहा होगा। तो ये क्या होंगे? इक्विलिब्रियम में होंगे, क्योंकि इनमें जो नेट फोर्स आ रही होगी वो 0 आ रही होगी। पर ये जो टॉप वाला मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पे जो एक मॉलिक्यूल होगा, उसको नीचे तो खींच रहे होंगे लोग। ठीक है? नीचे भी खींच रहे होंगे, इधर भी खींच रहे होंगे, इधर भी खींच रहे होंगे, इधर भी खींच रहे होंगे और इधर भी खींच रहे होंगे। पर इसको टॉप में कोई खींचने वाला है ही नहीं। टॉप पे तो कोई खींचने वाला इसको है ही नहीं। यहाँ पे टॉप पे तो कोई खींचने वाला इसको है ही नहीं। ठीक है? तो ऐसे मॉलिक्यूल में क्या होता है, इन मॉलिक्यूल्स की वजह से टॉप में एक कॉन्ट्रैक्टिव लेयर बन जाती है, जिसको मैं क्या बोलता हूँ? सरफेस टेंशन बोलता हूँ। इसके ऊपर क्या होगा? आपका फ्री सरफेस होगा। यहाँ पे क्या होगा आपका? फ्री सरफेस। फ्री सरफेस। अब फ्री सरफेस क्या होता है? फ्री सरफेस क्या होता है? जहाँ पे आपका जो नॉर्मल शेयर स्ट्रेस है, सॉरी, जो आपका नॉर्मल स्ट्रेस है, वो किसके बराबर होता है? आपके प्रेशर के बराबर होता है। यह जो सरफेस है ऊपर वाला, यहाँ पे जो स्ट्रेस होगा, ऊपर जो प्रेशर होगा इसके, यहाँ पे मान लीजिए एयर होगी ना, यहाँ पे सब जगह क्या होगी? एयर होगी। तो ये वाले सरफेस पे जो प्रेशर होगा, वो ऊपर वाले जो यहाँ पे एयर का प्रेशर है, उसके बराबर होगा। तो इसको मैं डिफाइन करूँ अगर, तो क्या बोल सकता हूँ कि इट इज अ सरफेस विथ विथ नॉर्मल स्ट्रेस। यहाँ पे कोई भी शेयर स्ट्रेस नहीं होगा। इस सरफेस पे कोई भी शेयर स्ट्रेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इस पे शेयर स्ट्रेस? क्योंकि जो फ्लूइड है वो कैसा है? स्टैटिक कंडीशन में है। ठीक है? तो अगर मैं फ्री सरफेस को डिफाइन करूंगा, तो फ्री सरफेस इज अ सरफेस विथ कांस्टेंट नॉर्मल स्ट्रेस। सरफेस विथ कांस्टेंट नॉर्मल स्ट्रेस, और ये कांस्टेंट नॉर्मल स्ट्रेस जो है, उसके ऊपर जो जो भी चीज है, उसके प्रेशर के बराबर होगा। ठीक है? तो यहाँ पे ऊपर जो उसके जो भी मान लीजिए एयर है, तो एयर में जो प्रेशर होगा, उस सरफेस में भी उतना ही प्रेशर होगा। और यहाँ पे जो शेयर स्ट्रेस होगा, यहाँ पे जो शेयर स्ट्रेस होगा, एंड विथ जीरो शेयर स्ट्रेस। जीरो शेयर स्ट्रेस ही लिख देते हैं, विथ जीरो शेयर स्ट्रेस। यहाँ पे जो शेयर स्ट्रेस होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। अब शेयर स्ट्रेस जीरो क्यों होगा? क्योंकि फ्लूइड क्या है? रेस्ट कंडीशन में है ना। तो रेस्ट कंडीशन में अगर फ्लूइड है, तो यानी कि कोई फोर्स उसमें शेयर स्ट्रेस लग ही नहीं रहा है। अगर शेयर स्ट्रेस लग रहा होता तो आगे बढ़ जाता ना, रेस्ट कंडीशन में थोड़ी ना रहता। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? शेयर स्ट्रेस जो होगा वो जीरो होगा। ठीक? तो टॉप सरफेस पे जो स्ट्रेस बन जाता है, इसी को मैं क्या बोलता हूँ? सरफेस टेंशन बोलता हूँ। मतलब टॉप सरफेस पे जो ये लेयर बन जाती है, इसी को मैं सरफेस टेंशन बोलता हूँ। तो सरफेस टेंशन को डिफाइन करते हैं। ठीक है? तो फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड बिहेव लाइक स्ट्रेच मेम्ब्रेन। और ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन की जैसे क्यों कर रही है? क्योंकि ये वाला जो मॉलिक्यूल है, इसको हम नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं मॉलिक्यूल ए। ये आपका हो गया बी और ये हो गया आपका सी। तो जो मॉलिक्यूल ए है ना, इसके ऊपर कोई और कोई मॉलिक्यूल नहीं है कि इसको खींचे। ठीक है? ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे कहाँ पे, यहाँ पे जो नेट फोर्स आएगी वो किसके बराबर आएगी? जीरो आएगी। जो बी है, यहाँ पे बी में जो नेट फोर्स आएगी वो किसके बराबर आएगी? जीरो के बराबर आएगी। ऐसे यहाँ पे जो सी मॉलिक्यूल है, इस पे भी जो नेट फोर्स आएगी वो जीरो के बराबर आएगी, क्योंकि चारों तरफ से, ये मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसको, ये एक मॉलिक्यूल है, इसको ये वाला मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल है जो इसको अपनी तरफ खींच रहा है। यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल है जो इसको अपनी तरफ खींच रहा है, पर यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल है जो इसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो चारों मॉलिक्यूल उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो बेचारा वो कहीं नहीं जा पाएगा, है ना। वो क्या करेगा? वहीं का वहीं रुक जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। क्योंकि जितनी तेजी से ये वाला मॉलिक्यूल खींच रहा होगा इस मॉलिक्यूल को, उतनी ही तेजी से ये वाला मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को खींच रहा होगा, उतनी तेजी से ये वाला मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को खींच रहा होगा, और ये वाला मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को खींच रहा होगा। ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे जो आपस में एक दूसरे को खींच रहे होंगे, और हमारा फ्लूइड की जो नेट रिजल्टेंट फोर्स आएगी वो जीरो आ जाएगी। लेकिन लेकिन यहाँ पे जो ऊपर वाला पॉइंट है, यहाँ वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पे जो हमारा ऊपर वाला मॉलिक्यूल है, इसको नीचे खींचने वाले तो लोग हैं, पर उसको ऊपर उठाने वाला कोई नहीं है ना। जैसे दुनिया में होता है, नीचे खींचने वाले तो बहुत सारे मिल जाते हैं, पर ऊपर उठाने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे ही इस मॉलिक्यूल के साथ भी हो रहा है। इसको नीचे तो खींच रहे हैं लोग, पर उसको ऊपर कोई नहीं उठा रहा है। तो यहाँ पे जो पुल फोर्स है वो क्या हो जाएगी? एसिमेट्रिकल हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी? फोर्स जो है वो एसिमेट्रिकल आ जाएगी, है ना। पुल फोर्स आ जाएगी यहाँ पे, जो कि कैसी होगी? एसिमेट्रिकल होगी। तो इसकी वजह से एक खिंचाव जनरेट हो जाएगा इस टॉप लेयर पे। इस टॉप लेयर पे एक खिंचाव जनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी नीचे आने की कोशिश करेगी। कोई एक मॉलिक्यूल है, ये मान लीजिए लेयर है,
इसको अगर मैं नीचे खींचूं, इसको मैं नीचे खींचने की कोशिश करूं, ये कैसी हो जाएगी, थोड़ी सी यहाँ पे तन जाएगी, है ना, थोड़ी सी क्या हो जाएगी, तन जाएगी। कोई भी अगर रस्सी है, रस्सी एक जगह से दूसरी जगह बंधी हुई है, एक पॉइंट पे यहाँ पे एक रस्सी बंधी हुई है और एक पॉइंट पे यहाँ पे रस्सी बंधी हुई है, पर इसको पकड़ के मैं नीचे खींचूंगा तो यहाँ पे तनाव बच जाता है, ज्यादा तनाव हो जाता है और यहाँ पे एक ऐसी लेयर बन जाती है। इसी लेयर को मैं क्या बोलता हूँ, सरफेस टेंशन। इसी लेयर को मैं क्या बोल देता हूँ, सरफेस टेंशन। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा सा हमने अच्छे से समझने की कोशिश की है इसको। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, ये समझ में आया। अब मैं डिफाइन कर सकता हूँ सरफेस टेंशन को, है ना? ये आपको समझ में आया कि ऊपर वाली लेयर जो होती है, उसके ऊपर कोई और मॉलिक्यूल नहीं होता है। टॉप में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके ऊपर कोई और मॉलिक्यूल नहीं होता है, जो उनको आपस में खींच के इक्विलिब्रियम कंडीशन में रख पाएँ, जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ खींचते हैं। नीचे की तरफ खींचते हैं यानी कि उस ऊपर वाली जो लेयर होती है, वहाँ पे एक टेंशन क्रिएट हो जाती है और इसी टेंशन को मैं क्या बोलता हूँ, सरफेस टेंशन। इसी टेंशन को मैं क्या बोलता हूँ, सरफेस टेंशन। तो अब मैं डिफाइन कर सकता हूँ सरफेस टेंशन को। ठीक है? तो जो आपका फ्री सरफेस है, कहाँ पे हो रही है सारी चीज़ें? जो मेरा फ्री सरफेस है। ये टॉप वाला सरफेस जो है, वही क्या है? फ्री सरफेस है ना? यहाँ पे लिखा है मैंने। यहाँ पे जो टॉप वाला सरफेस है, इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ? फ्री सरफेस बोल रहा हूँ। टॉप वाले सरफेस को ही क्या बोल रहा हूँ? फ्री सरफेस बोल रहा हूँ। तो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन। फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड बिहेव्स लाइक स्ट्रेच्ड membrane. Free surface of a liquid behaves like stretch membrane and it tries to minimize its area. And it tries to minimize its area up to maximum possible extent, resulting in resulting in tensile force at top. Tensile force at top, which is known as surface tension, which is known as surface tension. तो क्या होता है कि जो मेरा टॉप सरफेस होता है ना, फ्री सरफेस होता है लिक्विड का, वो बिहेव करता है स्ट्रेच मेम्ब्रेन की वजह से। वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन की वजह से क्यों बिहेव करता है, ये मैंने आपको समझा दिया। तो उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ का वो अपना एरिया कम से कम करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक खिंचाव जनरेट हो जाता है और इसी खिंचाव को मैं क्या बोल देता हूँ, सरफेस टेंशन बोल देता हूँ। तो यहाँ पे दो चीजें आपको याद रखनी है। फ्री सरफेस क्या होता है, सरफेस विथ कॉन्स्टेंट नॉर्मल स्ट्रेस, और वहां पे जो आपका शेयर स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। सरफेस विद कांस्टेंट नॉर्मल स्ट्रेस, और जहां पे आपका शेयर स्ट्रेस होता है वो जीरो होता है। अब इसको मैं अगर मैं न्यूमेरिकली समझने की कोशिश करूं कि सरफेस टेंशन क्या होता है, तो न्यूमेरिकली मेरा सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन जिसको मैं डोनेट करूंगा किससे, सिग्मा से, जिसको मैं डोनेट करता हूं सिग्मा से, वो होता है आपका फोर्स अपॉन लेंथ। वो क्या होता है आपका, फोर्स अपॉन लेंथ। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर। देखिए हर जगह मैं आपको खूब ऐसा यूनिट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डायरेक्टली पूछा जाता है एग्जाम में कि ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन क्या होगा। तो इसकी जो ऐसा यूनिट होगी वो क्या होती है, न्यूटन पर मीटर। अभी सीजीएस यूनिट भी देखेंगे और स्पेसिफिक जो इसकी स्पेसिफिक एनर्जी होती है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो न्यूटन पर मीटर, फोर्स अपॉन लेंथ या न्यूटन पर मीटर भी इसको मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, फोर्स अपॉन लेंथ या न्यूटन पर मीटर, ठीक। इसके अलावा और क्या चीजें इसमें हम याद रख सकते हैं, ऐसा यूनिट हो गई आपकी, फोर्स अपॉन लेंथ हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और हम याद रख सकते हैं यहाँ पे, स्पेसिफिक एनर्जी। इसके अलावा हम और क्या याद रख सकते हैं, स्पेसिफिक एनर्जी। बाकी सरफेस टेंशन का जो फिनोमेना है वो आपका लेड शॉट्स वगैरह बनाने में भी काम आता है ना। कई जगह कई बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सरफेस टेंशन का फिनोमेना कहाँ कहाँ काम आता है। तो वैसे तो काफी जगह काम आता है, पर जो लेड शॉट्स वगैरह बनते हैं उसमें भी ये काम आता है, ठीक है। तो बेसिकली बेसिकली क्या कर रहा होता है, सरफेस टेंशन एक ऐसी लेयर होती है जो दो तरीके के लिक्विड को क्या कर रही होती है, सेपरेट कर रही होती है, ठीक है।
दो तरीके के फ्लूइड को सेपरेट कर रही होती है। ठीक है, इसको मैं और एक तरीके से डिफाइन कर सकता हूं। इट इज अ लेयर विच सेपरेट्स टू टाइप्स ऑफ फ्लूइड। It is due to cohesion and tensile in nature. Is due to cohesion and tensile in nature. ठीक है, एक तो कोहेजन की वजह से होती है। कोहेजन क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन होता है ऑफ सेम मैटर, जैसे वाटर के दो मॉलिक्यूल है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम कोहेजन बोलते हैं। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, मतलब डिफरेंट, एक मान लीजिए वाटर है और एक ग्लास है, इनके मॉलिक्यूल्स में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो उसको हम एडेशन बोलते हैं। ठीक है, आगे हम कैपिलरिटी में समझेंगे कोहेजन एडेशन, पूरा टॉपिक है हमारा। तो ये दो चीजें और इंपॉर्टेंट हैं, क्या कि ये क्या होता है, कोहेजन की वजह से होता है, और दूसरा टेंसाइल इन नेचर होता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एक और चीज हमको समझनी होती है, वो होती है सरफेस एनर्जी। तो ये सरफेस टेंशन समझ में आ गया होगा, है ना? थोड़ा सा और समझते हैं इसको। दो तरीके के फ्लूइड को क्या कर रही होती है, सेपरेट कर रही होती है। मान लीजिए ये फ्लूइड वन है, ये फ्लूइड वन है, फ्लूइड वन है, और ये हमारा फ्लूइड टू है। ठीक है, ये क्या है, फ्लूइड टू है। तो जो लेयर इन फ्लूइड को सेपरेट कर रही होगी, ये जो लेयर है यही क्या होती है, हमारी सरफेस टेंशन। जो दो तरीके के फ्लूइड को क्या कर रही होती है, सेपरेट कर रही होती है, यही क्या होती है, हमारी सरफेस टेंशन सिग्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, स्पेसिफिक, सॉरी, सरफेस एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सरफेस एनर्जी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनते हैं, गेट वगैरह और एसी वगैरह में काफी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी, जैसे कि सरफेस टेंशन क्या है, एक तरीके की कॉन्ट्रैक्टिंग फोर्स है ना? तो कॉन्ट्रैक्टिंग फोर्स है, यानी कि वो एरिया अपना कम से कम करने की कोशिश कर रही है। कॉन्ट्रैक्टिंग फोर्स है, यानी कि जो अपना एरिया है वो कम से कम करने की कोशिश कर रही है। मान लीजिए ये कोई वाटर वाटर है ना? हमने सर्कुलर लिया है, ठीक है? ये कोई वाटर है, तो ये इसके अगर चारों तरफ सरफेस टेंशन लग रहा होगा तो ये अपना एरिया क्या करना चाह रहा होगा? कम करना चाह रहा होगा। ये अपना एरिया क्या करना चाह रहा होगा? कम करना चाह रहा होगा। ये अगर कोई है, तो ये अपना एरिया जो है वो कम करना चाह रहा होगा। ठीक है? ये अपना एरिया कम करना चाह रहा होगा, क्योंकि सरफेस टेंशन फोर्स क्या करती है? एक इस तरह खिंचाव होता है जो एरिया को कम करने, यहाँ पे हमने लिखा है डेफिनेशन में भी देख लीजिए। क्या होता है सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन, फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड बिहेव्स लाइक स्ट्रेच मेम्ब्रेन एंड इट ट्राइज टू मिनिमाइज इट एरिया। तो ये अगर हम सर्कुलर शेप में देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये अपना एरिया क्या करना चाह रहा होगा? मिनिमाइज करना चाह रहा होगा ड्यू टू सरफेस टेंशन। किसकी वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से। चारों तरफ इसके क्या लग रहा होगा? सरफेस टेंशन। अब ये एरिया तो इसने क्या कर लिया होगा? मिनिमाइज कर लिया होगा। ठीक है? तो कुछ वर्क डन हुआ होगा। अगर मैं इतना जो एरिया है, यहाँ से यहाँ तक जो आने में इसने यहाँ से यहाँ तक आया, तो इसको अगर मैं डिनोट कर दूँ किससे? डेल एल से। कितना है ये? डेल एल है। ठीक है? ये जो यहाँ से यहाँ तक आने में जो वर्क डन हुआ, मतलब उसने कितना डिस्टेंस उसने कम किया? डेल एल। ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हमने क्या ले लिया? डेल एल। ठीक है? इतने डिस्टेंस को हमने ले लिया डेल एल। अब ये जो डेल एल है, इसको कम करने में कुछ उसने वर्क डन किया होगा। ठीक है? तो ये जो वर्क डन किया जाता है, ये जो वर्क डन होता है, क्योंकि क्या है आपका? सरफेस टेंशन एक तरीके की फोर्स है, और
उसमें कितना आप डिस्टेंस कम कर रहे हो, डेलर डिस्टेंस कम कर रहे हो, तो वर्क डन कुछ हुआ होगा, क्योंकि फोर्स इनटू लेंथ क्या होता है आपका, वर्क डन होता है। तो वर्क डन इन कॉन्ट्रैक्टिंग द फ्री सरफेस, इस फ्री सरफेस को कॉन्ट्रैक्ट करने में जो वर्क डन होता है उसी को हम स्पेसिफिक एनर्जी बोलते हैं। वर्क डन इन कॉन्ट्रैक्टिंग द फ्री सरफेस इज नोन एज स्पेसिफिक एनर्जी। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक एनर्जी बोलते हैं। जो भी वर्क डन होता है फ्री सरफेस को कॉन्ट्रैक्ट करने में उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या है, सिग्मा। ये सिग्मा लग रहा है चारों तरफ। तो हमें पता है कि सिग्मा क्या होता है आपका, सिग्मा क्या होता है आपका, फोर्स अपॉन लेंथ। हमें पता है कि सिग्मा जो होता है वो आता है आपका फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स डिवाइडेड बाय फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। तो अगर ऊपर और नीचे मैं डेल एल का मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर और नीचे मैं डेल एल का मल्टीप्लाई कर दूं, सिग्मा में जो मेरा फोर्स अपॉन लेंथ था उसके ऊपर और नीचे मैं डेल एल का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। फोर्स अपॉन लेंथ था, उसके ऊपर भी मैंने डेल एल का मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मैंने डेल एल का मल्टीप्लाई कर दिया। तो फोर्स इंटू लेंथ मुझे पता है क्या होता है, वर्क होता है। फोर्स इंटू लेंथ क्या होता है, वर्क होता है। तो सिग्मा मुझे क्या मिल गया, फोर्स इंटू लेंथ यानी मुझे वर्क मिल गया। ठीक है, वर्क डन। और जो लेंथ इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, जो कि क्या होता है, एरिया। फोर्स फोर्स इंटू लेंथ इक्वल्स टू वर्क डन। और लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू लेंथ इक्वल्स टू एरिया। फोर्स इंटू लेंथ इक्वल्स टू वर्क डन और लेंथ इंटू लेंथ इक्वल्स टू एरिया। तो यहां से मुझे एक और डेफिनेशन मिल गई मेरे सरफेस टेंशन की, वर्क डन अपॉन एरिया। तो मैं ये इस पर्टिकुलर कोई अगर मैं स्फेरिकल एक मैंने अज्यूम किया, ठीक है, स्फेरिकल सरफेस अज्यूम किया, उसमें भी चारों तरफ क्या लग रहा होगा, सरफेस टेंशन लग रहा होगा। तो सरफेस टेंशन की वजह से जो मॉलिक्यूल है वो पर्टिकुलर मैटर है वो कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, जो फ्री सरफेस है वो कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, उसी को मैं क्या बोलता हूँ, सरफेस एनर्जी। तो ये सरफेस एनर्जी क्या होता है, वर्क डन इन कॉन्ट्रैक्टिंग द सरफेस। अब मैंने क्या किया कि मुझे पता है कि वर्क डन किसके बराबर होगा, सिग्मा इंटू एक्स के बराबर होगा। वर्क किसके बराबर होगा मेरा, सिग्मा इंटू एक्स के बराबर होगा। सिग्मा क्या है मेरा, सिग्मा मेरा सरफेस टेंशन है, इंटू अगर मैं उसमें एक्स कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा, क्योंकि फोर्स यहाँ पे क्या लग रहा है, सिग्मा लग रहा है, और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डेल एल, तो जिसको मैंने एक्स ले लिया। तो सिग्मा इंटू एक्स के बराबर मेरा वर्क डन लग रहा है, तो मैंने ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई कर दिया, एक तरीके से डेल एल को मल्टीप्लाई कर दिया। और जब मैंने ऊपर नीचे डेल एल को मल्टीप्लाई किया तो मुझे सरफेस टेंशन की एक और डेफिनेशन मिल गई, वर्क डन अपॉन एरिया। तो सरफेस टेंशन इज द रेशियो ऑफ वर्क डन पर अपॉन एरिया, तो या वर्क डन पर यूनिट एरिया। सरफेस टेंशन इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट एरिया। वर्क डन पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस टेंशन। ठीक है, अब इसकी जो यूनिट है वो क्या हो जाती है, जूल पर मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सीजीएस में हो जाएगी यूनिट। ठीक है, तो जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जूल पर मीटर स्क्वायर। यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर मीटर स्क्वायर। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। ठीक है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता, हम सिर्फ न्यूटन पर मीटर याद करके चले जाते हैं और जूल पर मीटर स्क्वायर आ जाता है ना। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो यूनिट होती है आपके सरफेस टेंशन की वो क्या होती है, जूल पर मीटर स्क्वायर, या वर्क डन अपॉन एरिया भी जो होता है वो क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है। ठीक है, अब जो सरफेस टेंशन होगा किसी भी आइडल फ्लूइड का वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। या आगे मैं रियोलॉजी जो आपको बताऊंगा, रियल फ्लूइड आइडल फ्लूइड, वहां पे जब मैं डिफाइन करूंगा तो वहां पे ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि सरफेस टेंशन किस केस में कितना होना चाहिए। ठीक है, तो वो हम आगे देखेंगे। बाकी
और भी कुछ पॉइंट हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है? और भी कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो सरफेस टेंशन तब भी एक्ट करता है जब फ्लूइड आपका रेस्ट कंडीशन में होता है। तो सरफेस टेंशन आल्सो एक्ट व्हेन फ्लूइड इज एट रेस्ट कंडीशन, ठीक है? और जनरली जो सरफेस टेंशन होता है वो गैस के केस में हम 0 ले लेते हैं। सरफेस टेंशन आल्सो एक्ट, अभी हमने रेस्ट कंडीशन में ही देखा ना, तो वहाँ पे सरफेस टेंशन लग रहा था। तो सरफेस टेंशन आल्सो एक्ट व्हेन फ्लूइड एट रेस्ट कंडीशन। ठीक है? जो सरफेस टेंशन होता है इन द केस ऑफ गैस वो नियरली इक्वल्स टू 0 होता है। नियरली इक्वल टू 0 एंड कैन बी नेग्लेक्टेड, और हम उसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। क्या होता है? थोड़ा समझ लेते हैं इसको। मान लीजिए ये आपकी गैस है, ठीक है? अब गैस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतनी दूर-दूर होते हैं, वो क्या किसी को खींचेंगे? एक पार्टिकल यहाँ है, वो बेचारा चाह के भी इस वाले ए पार्टिकल बी पार्टिकल वाले को खींच नहीं पाएगा, दूर इतने हैं, तो उनके बीच में क्या मॉलिक्यूलर फोर्स आएगी, और क्या मॉलिक्यूलर फोर्स आएगी, क्या फोर्सेस ऑफ कोहेजन आएगा, और क्या उनके जो ऊपर वाली लेयर है उसमें खिंचाव आएगा। इसी वजह से यहाँ पे हम क्या मान के चलते हैं, 0 मान के चलते हैं। ऐसा नहीं है कि सरफेस टेंशन होता ही नहीं है गैस का, पर बहुत ही माइन्यूट होता है। वो इतनी दूर-दूर होते हैं उसके अंदर के मॉलिक्यूल कि वो दूसरे मॉलिक्यूल्स को खींच ही नहीं पाते। अब आप हैं, आप मान लीजिए यहाँ खड़े हुए हैं और दूसरा आदमी यहाँ खड़ा हुआ है। इसको अगर आप खींचना चाहोगे, इतनी दूर है, खींच कैसे पाओगे? है ना? तो इस वजह से यहाँ पे इनकी जो सरफेस टेंशन है वो हम नियरली इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं। लेकिन अगर फिर भी आप चाहें तो रेशियो याद रख सकते हैं, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय सरफेस टेंशन ऑफ एयर। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय सरफेस टेंशन ऑफ एयर, ये होता है आपका 0.0786 के बराबर। ये अगर आप चाहो तो याद रख सकते हो। सरफेस टेंशन का फिनोमेना भी हम यूज करते हैं टू मेक लेड शॉट। सरफेस टेंशन phenomenon is used to make lead shot। ठीक है, लेड के शॉट्स बनाने के लिए हम इस सरफेस टेंशन के फिनोमेना को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी आपसे सरफेस टेंशन से रिलेटेड, और बेसिकली इतनी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सरफेस टेंशन में। और अगर मैं कुछ और इंपॉर्टेंट बात करूं इसमें, तो वैसे तो इतनी चीजें हैं, है ना? जितनी चीजें मैक्सिमम थी हमने सब कवर कर ली, है ना? स्पेसिफिक एनर्जी, वॉल्यूम वगैरह सारी चीजें देख ली। और बेसिकली यही आपका सरफेस टेंशन होता है, जो दो फ्लूइड को आपस में मतलब दो फ्लूइड के बीच का सेपरेशन होता है ना? दो फ्लूइड को आपस में क्या कर रहा होता है, ये सेपरेट कर रहा होता है। कोहेजन की वजह से होता है, टेंसाइल फोर्स होती है, सरफेस फिनोमेना होता है। बाकी हाँ, क्रिटिकल पॉइंट पे सरफेस टेंशन 0 होता है। एट क्रिटिकल पॉइंट सरफेस टेंशन इज 0। एट क्रिटिकल पॉइंट सरफेस टेंशन इक्वल्स टू 0। ठीक है? तो चलिए इस सेशन के लिए इतने ही रखते हैं। इसके आगे के जो अलग-अलग तरीके के प्रेशर होते हैं, इनसाइड जेट, बबल और वो सारी चीज़ें, है ना? वो सरफेस टेंशन वगैरह कैलकुलेट करना हम सीखेंगे। अलग-अलग कंडीशंस में किस तरीके से सरफेस टेंशन्स को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो सरफेस टेंशन फॉर डिफरेंट केसेस हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। और इस सेशन में अगर मैं बात करूँ क्या-क्या चीज़ें हमने देखी, तो बेसिकली हमने शुरुआत की थी किससे? इस सेशन में हमने शुरुआत की थी आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम से। तो इनवर्स ऑफ डेंसिटी स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, यूनिट होती है मीटर क्यूब पर केजी, सीसी पर ग्राम, डायमेंशन और जनरली यूज्ड फॉर गैसेस। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी की हम बात करें, तो कंपैरिजन ऑफ टू फ्लूइड डेंसिटीज, रेशियो ऑफ वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है? अगर वाटर की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड लिक्विड की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर होता है, गैस की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड फ्लूइड एयर होता है। एक तरीके की डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, और ये वाले जो फॉर्मूले हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है? तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए।
ठीक है। बाकी इसके अलावा हमने फिर सरफेस टेंशन की बात की, तो सरफेस टेंशन एक तरह की सरफेस फोर्स होती है, जो कि टेंशन इन नेचर की होती है, कोहेजन की वजह से होती है। एक सरफेस फिनोमेना होता है, ठीक है? जिसमें क्या होती है, जो अपर मेम्ब्रेन होती है, वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करके एरिया को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करती है, और इसी जो जो रिजल्ट होता है इसी को हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। फोर्स अपॉन लेंथ भी बोल सकते हैं, न्यूटन पर मीटर, कोहेसिव इन नेचर, टेंसाइल फोर्स होती है। सरफेस एनर्जी क्या होती है, जो वर्क डन होता है फोर्स एरिया को कम करने में। एरिया को कम करने के लिए जो हम वर्क डन होता है, उसी को हम सरफेस एनर्जी बोलते हैं। और बाकी क्रिटिकल पॉइंट में 0 होती है, हेड शॉट्स वगैरह बना सकते हैं, और रेस्ट पे होता है फ्लूइड तब भी एक्ट करती है, और गैस के केस में लगभग 0 होती है, और उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस सेशन के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, समझ में आई होंगी, और आप लगातार नोट्स भी बना रहे होंगे और चीज़ों को रिवाइज़ भी कर रहे होंगे। ठीक है? तो नोट्स लगातार बनाते जाइएगा और चीज़ों को रिवाइज़ भी करते रहिएगा, अदरवाइज़ आप चीज़ों को भूल जाएँगे। ठीक है? थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग।